हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम हिंदी के तीसरे क्लास को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जो अभी हमने हिंदी के महाभारत सीरीज का 2 क्लास कवर कर लिया था, अब हम बात करेंगे तीसरे क्लास की। इसमें हम बात करने वाले हैं तद्भव तत्सम, मतलब तद्भव तत्सम से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद अव्यय, ये सब हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमें आपका इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिसके कारण हम अपने अगले वीडियो को लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही अपने रिस्पांस यानी अपने प्यार को बनाए रखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। यदि कोई डाउट्स रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। और एक बात, हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट डाले जा रहे हैं, यानी वीडियो उसकी डाली जा रही है। और उसमें हम हिंदी, जीएस, जीके, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चंस को ला रहे हैं। मैथ और रीजनिंग जो है थोड़ा सा अभी नहीं ला रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हम हिंदी, जीके, जीएस से संबंधित टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम को देखते हुए एग्जामपुर के महाभारत सीरीज को हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप सबको बता दें कि दशानन जो है आपका कौन सा कैसा शब्द है? योगरूढ़ है। ऑप्शन सी। योगरूढ़ का मतलब होता है कि वे शब्द जिनके सार्थक खंड कर सकते हैं। मतलब 10 आनंद, 10 है आनंद, 10 है सिर जिसके, अर्थात रावण। योगरूढ़ वे शब्द होते हैं जिनके मतलब सार्थक खंड हो सकते हैं। ठीक, रूढ़ का सार्थक खंड नहीं होता। यौगिक का मतलब होता है वे शब्द जिनके सार्थक खंड कर सकते हैं पर एक साथ लिखने पर अपना अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। ठीक, वे यौगिक कहलाते हैं। योगरूढ़ में क्या होता है? वे शब्द जिसके सार्थक खंड कर सकते हैं। ठीक, दशानन होगा योगरूढ़। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमको बताना है कि ढीठ शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? तो ढीठ शब्द का तत्सम रूप धृष्ट होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, धृष्ट। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो मक्खन शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? हमको इसमें से बताना है कि मक्खन शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मृच्छर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, मृच्छर जो है मक्खन शब्द का तत्सम रूप है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? हमको बताना है कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, ये बात बतानी है। तो अगर हम बात करें कि करोड़ की, तो इसे कहते हैं कोटि। ठीक, तेल को कहते हैं तेल, तैल। पीपल को कहते हैं पीपल। ठीक, दिन को कहते हैं दीवा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? दिन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, दिन। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि अखरोट शब्द का तत्सम रूप निम्न में से कौन सा है? हमको बताना है कि अखरोट का तत्सम रूप कौन सा है? तो अखरोट का अछोट होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अछोट। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगले प्रश्न में दिया गया है कि वकील शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? सबसे पहली बात तो वकील एक विदेशी शब्द है जो अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अरबी भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द सही सुमेलित नहीं है। तो जो इसका है केला कदली। ठीक, केला कदली, केला का कदली होता है, ऑप्शन सी में दिया गया है। ओझा उपाध्याय। ठीक, ये भी सही है। कपास करपट, मतलब कपड़ा और करपट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कपास है। ठीक है, ये एकदम सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? कपड़ा करपट। ठीक, अगला प्रश्न कहते हैं कि दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। हमको बताना है कि इसमें से दिए गए जो शब्द है उसका सही तद्भव तत्सम क्या है? तो स्वप्न सपना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, स्वप्न सपना। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि दिए गए विकल्पों में से तद्भव रूप पहचानिए। हमको इसमें से तद्भव रूप पहचानना है। तो तद्भव जो रूप है वह है आपका ऑप्शन सी, परीक्षा। ठीक, ऑप्शन डी सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? हमको इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द जो है तत्सम है। तो उद्गम जो है तत्सम शब्द है, ये एकदम सही जवाब है। खेत का होता है क्षेत्र, दर्शन का होता है दर्शन, कोट का होता है कोट, लेकिन उद्गम का जो है ये एकदम तत्सम शब्द है। ठीक है, बाकी शेष तद्भव है, ये तत्सम है।
चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। उससे पहले हम आपको बता दें कि प्यारे साथियों, फिलहाल इस समय तबीयत सही नहीं चल रही है। अगर आपसे हमसे कोई भी त्रुटि हो जा रही है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग अपने हिसाब से अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, तत्सम शब्द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है आपका तत्सम है। तो अग्र, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, अग्र शब्द जो है वह तत्सम है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में तत्सम है, हमको इसमें से बताना है कि इसमें से तत्सम कौन सा है। गाय है, गधा है, घड़ा है या ग्राहक है। तो इसमें से तत्सम शब्द जो है वह आपका ऑप्शन बी डी है, मतलब ग्राहक, ठीक। चलिए हम इसी क्रम में अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? शोक है, शोक तत्सम है, पृथ्वी तत्सम है, चंद्र तत्सम है, लेकिन परख जो है आपका ये तद्भव है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? हमको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव है, ये बात बतानी है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए अमी है, ये आपका तद्भव शब्द है, इसका होता है अमृत, ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, हमको इसमें से बताना है कि तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। तो अचरज, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अचरज जो है आपका तद्भव शब्द है। शेष, अंधकार, उसके बाद अंगरक्षक, आशा, ये सब कौन सा है आपका तत्सम है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए, हमको इसमें से तद्भव शब्द चुनना है। तो कपूर जो है तद्भव है, इसका तत्सम रूप होता है कर्पूर, ठीक। कपूर का तत्सम रूप कर्पूर होता है, लेकिन कपूर जो है आपका तद्भव शब्द दिया गया है। पक्ष, मयूर, मानसिक, ये सब तत्सम है। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? हमको इसमें से बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है इसके बारे में। तो माथा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। माथा जो है आपका तद्भव शब्द है, शेष तत्सम है। ग्राम, अश्रु, सूर्य, ये सब तत्सम शब्द है, लेकिन माथा जो है ये आपका तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, धन का मतलब क्या होता है? हमको धन का मतलब बताना है, तो इसका मतलब अर्थ होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, धन का मतलब अर्थ होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। हमको उस शब्द को चुनकर बताना है। ऑप्शन दिया गया है अरुण, अरुण किसका अनेकार्थी शब्द है? तो सूर्य का। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, सूर्य का अनेकार्थी शब्द जो है अरुण है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमको इसमें से तद्भव शब्द चुनना है। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में तद्भव शब्द चुनिए, ठीक है। हमको इसमें से तद्भव शब्द चुनकर बताना है। तो इसमें से तद्भव शब्द जो है आपका गांव है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, गांव जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम स्वरूप होता है ग्राम, ठीक। अमृत भी है, एक तत्सम है, एकत्र तत्सम है, उच्च तत्सम है, लेकिन गांव जो है आपका ये आपका जो है तद्भव शब्द है। प्यारे साथियों, तद्भव तत्सम के लिए हमने जो भी सॉल्यूशन दिए हैं वो एकदम सटीक और मतलब सही है। आप विश्वास कीजिए, ऐसे ही विश्वास अपना बनाए रखिए, ठीक है। तो चलिए हम अपने अपने अगले टॉपिक को प्रारंभ करते हैं, देखते हैं हमारे अगले टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सबका सॉल्यूशन हम कराने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हमारा होने वाला है संज्ञा से अव्यय तक। इसमें जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। आप लोग ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक है। तो चलिए हम आज के अपने पहले क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, मतलब तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? तो जो धोखा है वह एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? हमको इनमें से बताना है कि कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो मित्रता जो है आपकी भाववाचक संज्ञा है, और शेष जो दिया गया है भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा, लड़का जातिवाचक संज्ञा, कायर, ठीक। कायर और मित्रता, मित्रता जो इसमें भाववाचक संज्ञा दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम कायर जो इसके गुण को दर्शाता है कि मतलब उसका स्वभाव कैसा है।
तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। हमको बताना है कि इसमें से कौन से ऐसा विकल्प है जिसमें सभी शब्द जो है भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो आय, साधना, ऊंचाई, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आय भी भाववाचक संज्ञा है, साधना और ऊंचाई ये सब जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। हमको इसमें से बताना है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ऑप्शन ए स्वयं जो है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। शेष जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुष है, वह जो है अन्य पुरुष है, तुम मध्यम पुरुष है, लेकिन हम जो है यह आपका मतलब स्वयं जो है यह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस संवर्ग में सभी सर्वनाम निश्चयवाचक हैं। हमको बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी सर्वनाम जो है निश्चयता का बोध कराते हैं। तो उसे इसे उसे यह वह ये जो है निश्चितता का बोध करा रहा है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसे, इसे, यह वह। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। हमको बताना है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये सब संज्ञाएं जो है 5 प्रकार की संज्ञाएं अर्थ के आधार पर दी गई हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। हमको बताना है कि इसमें से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है जो संबंध को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए जो है यह संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा। इसमें से बताना है कि मानव शब्द का विशेषण कौन बनने वाला है। तो मानवीय। ठीक, मानवीय जो है मानव शब्द का विशेषण बनने वाला है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, मानवीय। अगला प्रश्न कहता है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में आधा लीटर निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है। तो आधा लीटर जो है ये आपको परिमाण को बता रहा है, यानी मापन को बता रहा है, तो परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। यानी कोई पूर्ण क्रिया है उससे पहले आने वाली अन्य क्रिया को हम क्या कहेंगे। तो पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, प्यारे साथियों आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, यदि आपका कोई डाउट्स रह जा रहा है, हम बार बार कर रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारे द्वारा सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतु हेतुमत का उदाहरण है। हमको बताना है कि हेतु हेतुमत का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें से वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा था। हेतु हेतुमत के अंतर्गत पढ़ता तो सफल होता होगा। ठीक, नहीं, ऑप्शन में तो ये नहीं है। हमारा अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतु हेतुमत का उदाहरण है। हम अगले प्रश्न के ऑप्शन को देख रहे थे। तुम आते तो मेरा काम बन जाता। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, यह जो है आपका हेतु हेतुमत के अंतर्गत आता है। जैसे एक क्रिया का न होना दूसरी क्रिया का कारण बन जाते हैं, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जब एक क्रिया का नहीं होना दूसरी क्रिया का के कारण पर निर्भर करता है तो वहाँ पर हेतु हेतुमत कार्य होता है। तुम आते यानी वह कह रहा है कि तुम आते एक क्रिया हो गई तो मेरा काम बन जाता, तो मेरा काम दूसरे मतलब बन जा रहा है, दूसरा वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हेतु हेतुमत कार्य हो रहा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद दिया गया है लड़के थक गए थे, ये पूर्ण भूतकाल है। उसके बाद दिया गया है इस साल बारिश होने की संभावना है, संभाव्य भविष्य काल है। घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं, सामान्य वर्तमान काल है। ठीक, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है। हमको बताना है कि किस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है। वह पढ़ रहा था। ऑप्शन ए जो है अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, वह पढ़ रहा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है। आसन्न भूतकाल किसमें है, इसमें हमको बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही है। मोहित स्कूल पहुंच चुका था।
पहुंच चुका है। निम्नलिखित में से आसन भूतकाल मतलब अभी अभी कार्य संपन्न हुआ है। मोहित स्कूल पहुंच चुका है। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, मोहित स्कूल पहुंच चुका है, ये सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव पुल्लिंग होता है। तो सदैव पुल्लिंग जो होता है वह तोता। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तोता जो है सदैव पुल्लिंग होता है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है। हमको बताना है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है। हार, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। हार जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन रूप में प्रयुक्त होता है। प्राण शब्द जो है 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, प्राण जो है यह सदैव बहुवचन, प्राण, दर्शन, आंख, ये सब बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आंसू। अगले प्रश्न की बात करें तो माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इस कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कौन सा कारक इसमें प्रयुक्त हुआ है, हमको ये बताना है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी संप्रदान कारक। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, संप्रदान कारक है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, संप्रदान कारक। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य के में करण कारक है। मतलब हमको बताना है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो मैं किसके हाथ मिठाई भेजूं। मैं किसके हाथ, करण कारक में कहता है साधन होना चाहिए। ठीक, मैं किसके हाथ मिठाई भेजूं, इसमें करण कारक है। ठीक, बहु ससुर से लजाती है, अपादान कारक। उसके बाद गीता रश्मि से पतली है, ये अपादान कारक है। ठीक, उसके बाद दिल्ली से कोलकाता कितनी दूर है, ये भी अपादान कारक है। मैं किसके हाथ मिठाई भेजूं, ये साधन का बोध करा रही है, मतलब किसके द्वारा भेजूं, यहाँ पर होगा आपका करण कारक। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़। अगला प्रश्न कहता है कि मुझसे हंसा नहीं जाता में निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है। मुझसे हंसा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ, तो इसमें भाववाच्य। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, भाववाच्य। निम्नलिखित में से किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है। हमको बताना है कि किस शब्दों की गणना जो है अव्यय के अंतर्गत की जाती है। क्रिया विशेषण शब्द, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्रिया विशेषण शब्द की गणना जो है अव्यय के अंतर्गत की जाती है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि मैं उससे प्रेम पूर्वक मिला, वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण है। मैं उससे प्रेम पूर्वक मिला, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो इसमें है आपका कौन सा, रीतिवाचक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो इस वाक्य में आपका कारणवाचक, ऑप्शन नंबर बी कारणवाचक अव्यय है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। तो ये है आपका पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उनके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। हमें बताना है कि उनके बिना तुम कुछ भी नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है। तो बिना जो दिया गया है यह संबंध बोधक अव्यय का कार्य कर रहा है। राम खाता होगा, वाक्य किस काल का उदाहरण होगा, तो राम खाता होगा संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, राम खाता होगा संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। हमको बताना है इसमें कि सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मतलब संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है सब कोई। ठीक है, सब कोई सर्वनाम के किस का प्रकार का उदाहरण है, तो संयुक्त सर्वनाम का इसमें उदाहरण दिया गया है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। मतलब इसमें बताना है हमें कि आप भले तो जग भला रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, निजवाचक सर्वनाम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है।
हमको बताना है कि सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, तो इसमें संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है सहित, ठीक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, संबंध बोधक अव्यय। अगला प्रश्न है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वह इस वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद का के अंतर्गत आता है? तो प्रविशेषण। सिंदूरी लाल मतलब एक तो लाल होता है, उसमें विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, प्रविशेषण, ठीक। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका था, ये पूर्व भूतकालिक भेद है, इसमें ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद कौन सा कारक है? राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें बताना है कि संप्रदान कारक है, ठीक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, राजा सेवक को कंबल देता है, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है, वह अगले वर्ष आएगा, वह अगले वर्ष आएगा डॉट 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 कौन सा कारक है? मतलब इसमें बताना है कि इसमें कौन सा कारक है, ठीक। तो इसमें अधिकरण कारक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, वह अगले वर्ष आएगा, यह इसमें अधिकरण कारक है, ठीक। समय या स्थान जहाँ पर बताए वहाँ पर अधिकरण कारक होता है, जहाँ पर भी समय या स्थान का बोध होता है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है, ठीक। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, विदुषी। अगले प्रश्न की बात करें तो चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? हमको बताना है कि इसमें चाकू शब्द का बहुवचन भी चाकू ही होता है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, चाकू। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इसमें करण कारक है, ठीक। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, साधन या समय। जहाँ पर भी साधन या समय का ज्ञात होता है वहाँ पर करण कारक होता है, ठीक। साधन इसमें दिया गया है, करण कारक के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम जहाँ पर समय और स्थान का बोध होता है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है, लेकिन यहाँ पर बच्चे जो है स्कूल से बस से स्कूल जा रहे हैं, पाठशाला जा रहे हैं, तो यहाँ साधन दिया गया है, यहाँ पर करण कारक। जहाँ पर भी साधन दिया जाता है वहाँ पर करण कारक का प्रयोग होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न है, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। हमको ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताना है, तो ब्राह्मणी, ऑप्शन डी ब्राह्मणी, ठीक। ये एकदम सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि ताजमहल का अद्भुत नमूना है, इसमें बताना है कि ताजमहल का अद्भुत नमूना क्या है? दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो ताजमहल का जो है अद्भुत नमूना स्थापत्य कला है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, स्थापत्य कला। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? तो ज़्यादा शब्द क्रिया विशेषण है, ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन प्रयुक्त होता है? तो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है वो है आपका सहायता, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? हमको बताना है कि शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, ठीक। तो ये जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, शिक्षक जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाक्य का कौन सा प्रकार है, ठीक। राम किताब पढ़ता है, इसमें कर्तृवाच्य है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, कर्तृवाच्य। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वे आम के पेड़ पर हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम प्रकार लिखिए, ठीक है। वे आम के पेड़ पर हैं, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हमको स्त्रीलिंग शब्द को बताना है, तो गरिमा जो है स्त्रीलिंग है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? हमको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है, तो मनुष्य जो है वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्नों को देख लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हमको स्त्रीलिंग बताना है, ठीक।
एक मिनट, ये प्रश्न हो गया था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47 करना है हमको। तो जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अपूर्ण वर्तमान काल। चलिए हम अपने अगले प्रश्नों को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? मतलब श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? इसमें करण कारक है। यहाँ पर देखिए साधन का प्रयोग हो रहा है, वहाँ पर करण कारक होता है। जहाँ पर समय और स्थान दिया रहता है वहाँ पर अधिकरण होता है। यहाँ पर कारण दिया रहता है, कोई साधन का प्रयोग हो रहा है, वहाँ पर करण कारक होता है। राम किससे लिखता है? पेंसिल से लिखता है। ठीक, एक साधन का प्रयोग हो रहा है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषा के लिए उपयुक्त है? हमको बताना है कि भाषा के लिए उपयुक्त विशेषण कौन सा होगा, ये बात हमको बतानी है। तो ओजस्वी जो है भाषा के लिए प्रयुक्त विशेषण होगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ओजस्वी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है, हमको बताना है कि इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, ये बात बतानी है। ठीक है, तो दूसरा जो है क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण जो है आपका वह है उचित। उचित गुण को दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा से बना विशेषण शब्द पहचानिए। हमको संज्ञा से बने विशेषण शब्द को पहचानना है, तो सुगंधित जो है ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सुगंधित जो है संज्ञा से बना विशेषण शब्द है। ठीक, अगला प्रश्न है, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? सौर जो है किस मूल शब्द से बना विशेषण है? तो सूर्य से बना विशेषण है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो हमें इसमें से विशेषण शब्द बताना है, तो आग्नेय जो है वह विशेषण शब्द है। ठीक है, आग्नेय जो है वह विशेषण शब्द है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द चरित्र है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, चरित्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? तो 100 गुना लंबा में विशेषण का आवृत्तिवाचक जैसे विशेषण है। ठीक है, आवृत्तिवाचक भेद है विशेषण का, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यौगिक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, यौगिक। ठीक, चलिए अपने अगले प्रश्नों को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसने नहाकर भोजन किया, यह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कहता है कि हो सकता है वह आया हो, वाक्य में वाक्य है, मतलब इसमें से कौन सा वाक्य है कि हो सकता है वह आया हो? संभाव्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर वर्तमान दिया गया है, वर्तमान होगा, संभाव्य वर्तमान काल हो सकता है। ठीक है प्यारे साथियों, हिंदी के तीसरी क्लास में हमने आपको तत्सम तद्भव और इसका एक मिनट संज्ञा से अव्यय, ठीक है, संज्ञा से अव्यय तक के जितने भी टॉपिक क्वेश्चंस इसमें दिए गए थे सबका सॉल्यूशन हमने कर लिया है। तो आज के लिए बस इतनी ही क्लास रहने वाली है, फिर अगले वीडियो में हम और भी टॉपिकों को कवर करेंगे। तो यदि आपसे इतना ही अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए डेली क्लासेस लाने के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम ऐसे ही बने रहेंगे, तब तक के लिए आप लोग और भी अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए, ताकि आप एग्ज़ाम तक पूरा फाइनल तैयार हो जाएं, ठीक है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।